हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। दोस्तों डायबिटीज़ मेलाइटस जो है बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, बहुत ही कॉमन, और अब तो सबसे ज़्यादा इंडिया बिल्कुल टॉप पर है डायबिटीज़ के केस में। ठीक है, तो क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले तो जो डायबिटीज़ है आपकी, वो है आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया। देखिए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। मेटाबॉलिज्म के साथ जब छेड़छाड़ की जाए, अब मेटाबॉलिज्म क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। हमारे बॉडी में जो केमिकल्स निकल रहे हैं, जो डेली प्रोसेस हो रही है, ठीक है, जैसे पेनक्रियाज बन रहा है आपका, ठीक है, और ग्लाइकोजन बन रहा है, ठीक, मतलब जो नॉर्मल प्रोसेस कुछ भी हो रहा है, हम खाना खा रहे हैं, वो हमारे स्टमक में जा रहा है, उसके बाद फिर वो अलग अलग उसमें टूट रहा है, प्रोटीन बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये सब हो रहा है। इसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में अगर कुछ गड़बड़ी के वजह से जो डिजीज़ होती हैं, उन डिजीज़ को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, ऐसे करके बहुत सारे और डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो डायबिटीज़ क्या है दोस्तों, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है पहला। और इसमें क्या होता है, जो ब्लड है आपका, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो इंसुलिन है आपका, इंसुलिन जो है उसका जो अमाउंट है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब इंसुलिन जो है आपका, इसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। उसके वजह से जो डिजीज़ होती है, जो प्रॉब्लम होती है, उसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ या डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, अब ये डायबिटीज़ जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़, एक होता है टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, अब टाइप 1 डायबिटीज़ को हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। मतलब इसमें हमें बाहर से इंसुलिन देना ही पड़ता है, मतलब बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, और दूसरा होता है आपका नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें क्या होता है, इंसुलिन तो बनता है बॉडी में, लेकिन प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं हो पाता या निकल नहीं पाता पेनक्रियास से। इंसुलिन कहाँ बनता है, पेनक्रियास के बीटा सेल में बनता है। ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादातर लोगों को जो है ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। इसमें आपको टैबलेट वगैरह लेनी होती है, मेडिकेशंस फॉलो करने होते हैं, और कुछ अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल के वजह से फिर ये कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है, उसमें आपको इंसुलिन की डोज डेली बेसिस पे लेनी होती है। ठीक है, तो ये जो है आपका डायबिटीज़ मेलाइटस हमने मोटा मोटा पढ़ लिया। अब ये होता क्यों है, इसके क्या कारण है, उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। सबसे पहला जो कारण होता है वो तो आपका जेनेटिक फैक्टर है। जेनेटिक्स मतलब अगर मेरे फादर को या उनके फादर को या मदर को या उनके फादर को या मदर को जो है डायबिटीज़ है, तो मैं उसके लिए ज़्यादा प्रोन हो जाता हूँ कि मुझे डायबिटीज़ होगा। पहला तो ये जो मेन कारण है आपका जेनेटिक है। सेकंड है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर में जो है दो चीज़ हम ले लेते हैं। एक तो हम ले लेते हैं ओबेसिटी, जिसको हम बोलते हैं मोटापा, ठीक है, और सेकंड हम ले लेते हैं लाइफस्टाइल। ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, और ओबेसिटी की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, ये दो चीज़ें होती हैं। अब ओबेसिटी में और वज़न बढ़ने में, ठीक है, दोनों में बहुत अंतर होता है। कब हम कहेंगे कि ये ओवरवेट है और कब हम कहेंगे कि ये ओबेसिटी है, इन दोनों में डिफरेंस है। देखिए जो आपका BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका जो BMI है, अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई, मैं साइड में लिख देता हूँ। BMI अगर आपका 25 से 30 के बीच में रहता है तो आप ओवरवेट हैं, और अगर ये 30 से ज़्यादा रहता है, 30 से बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक है, ग्रेटर देन 30 रहता है, तो आप क्या हैं, आप ओबेसिटी का शिकार हो चुके हैं। आपको प्रॉपर फिर जो है आपका ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो 25 से 30 में भी जो है आपको इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाता है कि थोड़ा आपका वज़न बढ़ रहा है, मतलब ओवरवेट आप हो रहे हैं और आपको इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। खैर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम डायबिटीज़ पे ही स्टिक रहते हैं। अच्छा, पहला फैक्टर मैंने आपको बताया कि ये है आपका जेनेटिक फैक्टर, दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर, उसमें भी ओबेसिटी और लाइफस्टाइल, और थर्ड है आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून मैकेनिज्म। अच्छा, जो ऑटो इम्यून मैकेनिज्म है ये आपका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, मतलब टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में देखने को मिलता है, उसी में होता है ये, जब आपका इम्यूनिटी जो है अलग डायरेक्शन में चलती है।
ठीक है, इस पे भी ये बहुत बड़ा टॉपिक है आपका ऑटो इम्यून मैकेनिज्म, कब ये एक्टिवेट होता है, क्यों ये एक्टिवेट होता है, अच्छा नहीं है बॉडी के लिए ऑटो इम्यून मैकेनिज्म का एक्टिवेट होना। खैर, तो ये जो है इसके बारे में हम कभी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम सिम्टम की बात करें तो सबसे पहला जो सिम्टम होता है आपका यूरिन सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। ठीक है, उसके बाद आपका एक चीज़ और होती है जिसको हम बोलते हैं थर्स्ट, प्यास लग जाना, आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, ये थर्स्ट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी शायद। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया, डाइप्सिया भी कोई बोलता है। थर्ड है आपका पॉलीफेजिया, जिसमें आपको भूख ज़्यादा लगती है, हंगर आपका बढ़ जाता है। ठीक है, और थकान महसूस होती है, स्वेटिंग आती है बार बार, ये सब वेट लॉस होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें होनी स्टार्ट होती हैं, ये आपका डायबिटीज़ के अर्ली लक्षण हैं, अर्ली सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है आपका कि हम डायग्नोस कैसे करते हैं, कैसे पता लगता है कि इंसान को डायबिटीज़ हो चुकी है। देखिए सिंपल सा है, इसमें टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्लड टेस्ट। अब ये ब्लड टेस्ट भी ना दो तरह से होता है, एक तो ये होता है आपका फास्टिंग, ठीक है, जिसमें आपको भूखे पेट रहना है, और दूसरा होता है आपका नॉन फास्टिंग। ठीक है, फास्टिंग में तो क्या होता है आपका, सुबह आप गए खाली पेट और आपने जो है टेस्ट करवा लिया, ब्लड टेस्ट ले लिया। अगर ये 126 mg/dl, ठीक है, इससे ज़्यादा हो, अब देखिए मैंने क्या बोला, 126 mg/dl से अगर ज़्यादा हो तो आप, हो सकता है आपको डायबिटीज़ हो। अभी ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमने बहुत ज़्यादा मीठा खाया होता है एक रात पहले और हम टेस्ट करवाते हैं तो कभी कभी देयर विल बी चांस कि ये बढ़ जाता है। हालांकि नॉन फास्टिंग अगर डायबिटीज़ आपकी लगभग 200 से ज़्यादा है, ठीक है, mg/dl, तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना है। कंफर्म कैसे होता है, कंफर्मेशन के लिए एक दूसरा टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं HbA1c। अब देखिए ये जो टेस्ट होता है HbA1c, ये अगर आपका 6.5 या उससे ज़्यादा आ गया, 6.5% या उससे ज़्यादा आ गया है, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि भैया जो पेशेंट है उसको डायबिटीज़ हो चुका है, मतलब फाइनली पता लग जाता है कि वो डायबिटिक हो चुका है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? तो ये एक मतलब इसका क्या है, डायग्नोसिस का तरीका है। उसके बाद मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो दो तरह से मैनेज कर सकते हैं, पहला तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दूसरा मेडिकेशन। लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करना, एक्सरसाइज करना, बॉडी को थकाना, ठीक है, थोड़ा सा कार्डियो वाली एक्सरसाइज करना जिसमें सांस फूलता है ना। दूसरा, अगर आपको डायबिटीज़ हो चुका है तो आप जो है कुछ मेडिकेशंस ले सकते हैं, कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि डायबिटीज़ की दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, उससे ये हो जाता है वो हो जाता है, कुछ नहीं है, सब अफवाहें हैं। नहीं लेंगे तो भी प्रॉब्लम होने वाली है, और लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट देखिए हर चीज़ के होते हैं, और ज़रूरी नहीं है एकदम से साइड इफ़ेक्ट हो। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो 20 सालों से जो है डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं हो रही है। ठीक है, तो बेटर ये है कि अगर आपको डायबिटीज़ हो चुकी है तो आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करें दवाइयों से भी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम जो है बहुत लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। बहुत सारे इंस्टाग्रामर्स जो फेक इंस्टाग्रामर्स होते हैं, है ना, यूट्यूब में लोग बकवास करते हैं कि भैया डायबिटीज़ हमने 2 दिन में ठीक कर दी। ठीक है, वो बेवकूफ़ है, पहली बात। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि तुम बेवकूफ़ हो। हाँ, अगर आपकी लाइफस्टाइल आप इतनी अच्छी कर लेते हैं कि आपको जो है आपका डायबिटीज़ इतना कम हो जाए कि ये हाइपोग्लाइसेमिक वाली स्टेज में हो जाए, मतलब शुगर लेवल कम हो जाए आपका, तब जो है धीरे धीरे मेडिसिन आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके चांस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, और बहुत कम ऐसा देखा भी गया है कि जो डायबिटीज़ है वो रिवर्स भी हुई है। ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी हमारे पास अब आ रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको डायबिटीज़ की मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अगर आप अपनी फैमिली में भी देखोगे किसी ना किसी को डायबिटीज़ होगा ही होगा, और हो सकता है कल के दिन हमको भी डायबिटीज़ हो जाए, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, खैर अब हम बात करते हैं इसके डायबिटीज़ में जो मेन कंपोनेंट है जिसके वजह से जो है डायबिटीज़ हो जाती है, जो अगर बॉडी में ठीक रहे तो डायबिटीज़ नहीं होगी। बहुत लोग बोलते हैं कि भैया डायबिटीज़ हो जाएगी, मीठा कम खाओ। देखिए, मीठा ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती है। हाँ, मीठा कम खाना चाहिए या तो नहीं खाना चाहिए, वो तो अच्छी बात है, हमारे हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप मीठा खाते हो और आपकी बॉडी में जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो प्रॉपर अमाउंट में हो रहा है तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। हाँ, अगर आपकी बॉडी में डायबिटीज़ हो चुकी है
मतलब ऑलरेडी इंसुलिन का प्रोडक्शन गड़बड़ हो चुका है। तो अगर आप मीठा खाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने की संभावना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इंसुलिन। देखिए इंसुलिन क्या है, अब ध्यान से समझिएगा। इंसुलिन ही वो मेन चीज़ है जो आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकती है या आपको डायबिटीज़ करा सकती है। अगर बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन अच्छा रहा तो डायबिटीज़ नहीं होगी, और अगर ख़राब हुआ तो हो जाएगी। ठीक है, अब इंसुलिन होती क्या है? देखिए जो इंसुलिन है वो एक क्या है, आपका पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसको। पेप्टाइड हार्मोन्स है ये, और जो प्रोड्यूस होते हैं आपके बीटा सेल से। ठीक है, बीटा सेल कहाँ है? आपके पेनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल है वहाँ से आपके पेप्टाइड हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। और ये क्या करते हैं आपके, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इनका जो मेन फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करते हैं। ठीक है, प्रोटीन को मेटाबोलाइज करते हैं और लिपिड्स को मेटाबोलाइज करते हैं। ये सब इसका मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए इसमें दो चेन होती है, चेन ए और चेन बी। चेन ए और चेन बी। ठीक है, और ये जुड़े होते हैं आपके डाई सल्फाइड, अब देखिए क्या बोल दिया मैंने, डाई सल्फाइड बॉन्ड के साथ, डाई सल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, अब चेन ए की अगर हम बात करें तो चेन ए में लगभग 21 अमाइनो एसिड होते हैं और ये एसिडिक इन नेचर होता है, और चेन बी में लगभग 30 अमाइनो एसिड रेजिड्यू होते हैं और ये जो है आपका बेसिक इन नेचर होता है। बहुत लोग बोलेंगे ये तो एसिड है तो बेसिक इन नेचर कैसे होगा, बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका इंसुलिन की स्टोरी है। अब हम पढ़ेंगे कि भैया टाइप्स ऑफ इंसुलिन प्रिपरेशन। ठीक है, इंसुलिन को हम प्रिपरेशन करने के क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली 3 टाइप के हैं आपका। पहला है बेस्ड ऑन सोर्स, दूसरा है बेस्ड ऑन प्योरिटी, और तीसरा है बेस्ड ऑन ऑनसेट ऑफ एक्शन। बेस्ड ऑन सोर्स मतलब कहाँ से, कौन सा सोर्स हम इंसुलिन का ले रहे हैं, कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बेसिक सोर्स क्या है उसका, पहला। सेकेंड है आपका बेस्ड ऑन प्योरिटी। ठीक है, ये प्योरिटी परसेंटेज वगैरह में हम देख लेते हैं। ठीक है, और थर्ड है आपका बेस्ड ऑन ऑनसेट ऑफ एक्शन। ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब कितना एक्शन ये करता है। ये भी फर्दर जो है आपके 4 टाइप के होते हैं। पहला है आपका रैपिड एक्शन, दूसरा है आपका शॉर्ट एक्शन, तीसरा इंटरमीडिएट एक्शन और चौथा है आपका लॉन्ग एक्शन। पहला रैपिड एक्शन है, इंसुलिन लिया तुरंत असर आया। दूसरा है शॉर्ट एक्शन, इंसुलिन ने तुरंत असर किया लेकिन कुछ टाइम के लिए। इंटरमीडिएट थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए, और लॉन्ग जो है लंबे टाइम के लिए यूज़ करते हैं इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन हो गया है ख़त्म। अब हम बात करेंगे सल्फोनाइल यूरियाज के बारे में कि सल्फोनाइल यूरियाज क्या होते हैं। देखिए सल्फोनाइल यूरिया जो होता है आपका वो एक एंटी डायबिटिक ड्रग है, और ये क्या करता है टाइप 2 जो डायबिटीज़ है जो है उसको जो है ट्रीट करने के काम आता है। ठीक है, अब इसमें इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। देखिए जो सल्फोनाइल यूरिया है आपका, ये मान लो कोई सल्फोनाइल यूरिया है, ये क्या करता है, इसमें रिसेप्टर होते हैं जिसको हम बोलते हैं सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर 1, उसके साथ ये बाइंड होता है, और बाइंड होने के साथ साथ ये क्या करता है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, और पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देता है और कैल्शियम चैनल को ओपन कर देता है, जिसके वजह से जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन होगा तो इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि भैया कैल्शियम चैनल में ऐसा क्या है कि कैल्शियम चैनल जैसे ही ओपन अप होगा या जैसे ही जो है हम पोटेशियम चैनल को बंद करके कैल्शियम चैनल को ओपन करेंगे, हम मतलब सल्फोनाइल यूरिया जब सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर 1 के साथ बाइंड होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपका ओपन कर देगा इसको, और ऐसा क्या होता है कि इंसुलिन रिलीज होने लगती है। ठीक है, नीचे कमेंट में आप आंसर करिएगा। अब हम जो है इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, बेसिकली 2 तरह से होते हैं, एक होता है आपका फर्स्ट जनरेशन और एक होता है आपका सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में जो है आपका टॉल ब्यूटामाइड हम देते हैं, ये आपके स्टार मार्क में अभी हम पढ़ने वाले हैं इसको। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके टॉल ब्यूटामाइड की। देखिए टॉल ब्यूटामाइड का ये स्ट्रक्चर है, आपका सामने दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका टॉल ब्यूटामाइड का। ठीक है, स्ट्रक्चर के बाद हम बात करते हैं ये सिंथेसिस की। अब ध्यान से समझिएगा इसकी क्या सिंथेसिस है। देखिए सबसे पहले ये जो कंपाउंड है ये है आपका टॉलुइन। ठीक है, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, टॉलुइन C6H5CH3 भी पढ़ते हैं हम इसकी रिएक्शन हम करेंगे क्लोर सल्फोनिक एसिड के साथ। देखिए क्या होगा, H2O रिलीज होगा। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से जो है
O2 निकल जाएगा, तो HOH मतलब H2O निकल गया और ये सारा मर्ज हो जाएगा। ठीक है, ये जो SO2 है ये डायरेक्ट यहाँ पर अटैक करेगा और SO2Cl जो है ये देखिए आपका SO2Cl जो है इसमें अटैच हो जाएगा। ठीक है, नाम वगैरह आप देख लेना। उसके बाद इसकी रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करते हैं, NH3 के साथ, और HCl निकलता है। कैसे? यहाँ से Cl निकलता है और यहाँ से H निकलता है। अगर यहाँ से एक H निकला तो यहाँ पर कितने H बचेंगे? 2 H, तो ये हो जाएगा NH2 और ये NH2 जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद फिर इसकी रिएक्शन हम ClCOO C2H5 के साथ करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम? स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा, स्ट्रक्चर में हमें वो चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, तो क्या होगा आपका सिंपल सा HCl यहाँ से भी रिलीज हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये Cl निकलेगा और ये बना देंगे -HCl। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, मैं भूल गया था लिखना -HCl। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका सब कुछ ऐड हो जाएगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ क्या बचा? NH बचा। और ठीक है, और ये जो COOC2H5 ये इससे अटैच हो जाएगा और एक साथ ये बड़ा कंपाउंड बन जाएगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? C4H9NH2 के साथ रिएक्शन करेंगे इसकी। फिर क्या होगा? आपका टॉल ब्यूटामाइड बन जाएगा। कैसे बनेगा आपका? ध्यान से समझिएगा। C2H5OH रिलीज हो जाएगा, यहाँ से C2H5O निकलेगा और यहाँ से एक H निकलेगा, तो -C2H5OH जो है आपका अल्कोहल निकल गया और सारा कुछ यहाँ जुड़ जाएगा NHC4H9। तो ये NHC4H9 और बाकी का बाकी सेम है। तो ये जो है आपका टॉल ब्यूटामाइड का सिंपल सा जो है आपकी सिंथेसिस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की। ध्यान से समझिएगा। अब इसमें कौन कौन सा ग्रुप है? पहला ग्रुप तो ये है जिसको हम बोलते हैं यूरिया, NH2CONH2 होता है यूरिया का फॉर्मूला। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया और ये दोनों ग्रुप अटैच हो गए, तो बेसिक मॉइटी यूरिया की है। ठीक है, अब जो है यूरिया क्या करता है आपका? हाइपोग्लाइसीमिक एक्टिविटी देने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। उसके बाद सेकेंड है आपका यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है। ये देखिए 4 कंपाउंड है, मतलब ब्यूटाइल ग्रुप है आपका। ठीक है, ब्यूटाइल ग्रुप क्या करेगा? ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। उसके बाद है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। ये देखिए ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या करता है? पोटेंसी को इंक्रीज करता है। और फिर यहाँ पर जो है आपका CH3 भी लगा हुआ है, जो कि आपका बहुत अच्छा लिपोफिलिक एजेंट है, लिपोफिलिसिटी बढ़ा देता है। बाकी SO2 तो है ही, खैर ये तो मेन एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे करके आप जो है इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो है बना सकते हो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्लोरप्रोपामाइड। देखिए क्लोरप्रोपामाइड का ये स्ट्रक्चर है आपका। अब इसमें कुछ कंपाउंड है जिसमें स्ट्रक्चर मार्क नहीं है। इससे पहले जो अभी हमने पढ़ा टॉल ब्यूटामाइड, उसमें स्ट्रक्चर मार्क था, तो हमने उसके सिंथेसिस और स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म एक्शन तो वही है जो मैंने इसमें सल्फोनाइल यूरिया में बनाया था, वही मैकेनिज्म होगा कि टॉल ब्यूटामाइड क्या करता है आपका जो सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर है इसके साथ बाइंड होता है और अपना एक्शन शो करता है। कैसे? कैल्शियम चैनल को ओपन करके और पोटेशियम चैनल को क्लोज करके। ठीक है, अब हम जो है ये जो अब आगे जो हम ड्रग पढ़ रहे हैं उसमें स्टार मार्क नहीं है, तो हम फटाफट इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला मैंने आपको बताया क्लोरप्रोपामाइड, पहला है आपका क्लोरप्रोपामाइड। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपका ग्लाइपिजाइड। ग्लाइपिजाइड जो है आपका सेकेंड जनरेशन की ड्रग है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना फ्री नोट्स तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे ही रखे हैं। थर्ड है आपका ग्लाइमेपेराइड। ग्लाइमेपेराइड बेसिक आपको सल्फोनाइल ग्रुप तो सब में मिलेगा। नेक्स्ट है आपका बाइग्यूनाइड्स। अब बाइग्यूनाइड्स क्या होते हैं? जैसे आपका सल्फोनाइल यूरिया था वैसे ही एक अलग क्लास है आपका बाइग्यूनाइड्स की। ठीक है, बाइग्यूनाइड्स में जो ड्रग यूज होती है बहुत ज़्यादा अभी दिया जाता है, इसका नाम है आपका मेटफॉर्मिन। ठीक है, इसका नाम क्या है आपका? मेटफॉर्मिन। ये जो है आपने इसका नाम काफ़ी सुना होगा मेटफॉर्मिन का। ठीक है, बहुत ज़्यादा देने वाली मेडिसिन में से एक है ये, एक ही ड्रग है इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका थायाजोलिडीन डाइओन। ठीक है, थायाजोल ग्रुप है इसके अंदर, आप देख सकते हैं थायाजोल ग्रुप आपको मिलेगा इसके अंदर, ये वाला। ठीक है, तो ये जो है आपका पिलोग्लिटाजोन, पाइलोग्लिटाजोन भी बहुत लोग पढ़ते हैं इसको। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं है, तो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका रोजीग्लिटाजोन। ठीक है, वही स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। नेक्स्ट है आपका रेपाग्लिनाइड। ठीक है, अब ये जो रेपाग्लिनाइड है ये क्या है आपका? मैग्लिटिनाइड्स हैं। मैग्लिटिनाइड्स भी वैसे ही क्लास है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। ये सब एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो है उसके पार्ट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं है,
सॉरी स्टार मार्क नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। नेटाग्लिनाइड है, ठीक है, उस सेम क्लास है आपका। अब है आपका ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, ठीक है। अब ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में जो है सबसे पहली जो ड्रग है ये है आपका एक्राबोज, ठीक है। एक्राबोज और वोगलीबोज ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर आप 2-3 बार बनाओगे तो आ जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वोगलीबोज। वोगलीबोज भी आपका ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है आपका, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आपका ये टॉपिक होता है ख़त्म, ठीक है। एंटी डायबिटीज़ और डायबिटीज़ मेलाइटस मेरी तरफ से ख़त्म हो गया है। यूनिट 5 में हम पहुंच गए हैं, कुछ ही वीडियोस और बची हुई हैं और आपका पूरा सिलेबस मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 का आपके यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट विद नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।